अब ये कस्टम ड्यूटी मारेगा, इसको पहले से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो फाइनली ये एक और नई बात आ गई 10-1 में। नंबर 6, अब इसी सीरीज पे 3 पॉइंट और है। वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग वर्क, डिजाइन वर्क, यदि ये सब इंडिया वाले भेज देते हैं, वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग वर्क, डिजाइन वर्क, आर्टिस्टिक वर्क sent by importer to exporter at concessional rate of free of cost, then concessions shall be added. Then concessions shall be added. हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, कपड़ा वहाँ पे सस्ते में हो जाता है, हाँ। लेबर वहाँ पे हम लोग से सस्ते हैं, हाँ। अब हमें लगता है कि यार कपड़े वहीं से बनवा लेने चाहिए, रॉ मटेरियल भी सही है और लेबर भी सही है। प्रॉब्लम क्या है, उनका जो डिज़ाइन और जो टेस्ट है ना, वो हमारे मुंबई और कलकत्ता में नहीं चलता। तो हमने बोला भाई तुम बात ही तो ठीक बनाता है, लेकिन तेरा डिज़ाइन बहुत फालतू है, रोज हम डिज़ाइन तुमको भेजेगा। और आपको पता ही है कि एक एक कपड़े की डिज़ाइन के ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए तो पायरेटेड सोले दम चिढ़ते हैं कि हमने लाखों रुपए खर्च करके डिज़ाइन बनवाई और उसके बाद उसका पायरेट हो गया। तो हमने उसको डिज़ाइन भिजवा दी, किसको? बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर को। बाबू इस डिज़ाइन के कपड़े सिल के दे। अब वो वहाँ से भिजवा रहा है, तो यार डिज़ाइन का भी तो लाखों रुपया यहाँ पे खर्च हुआ है, वो ऐड होगा कि नहीं होगा? तो लॉ बोल रहा है वो भी ऐड होगा। क्लियर? नंबर 7, वैल्यू ऑफ एनी मोल्ड जिट्स डाइज साचा डाइज given by importer to exporter at concessional rate, that shall be added to accessible value. अब हमें एक खिलौना बनाना है, हमें एक खिलौना बनाना है छोटा भीम का। हमारे इंडिया में सुपर ब्रांड है वो छोटा भीम का हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक डाइस बना लिया। अब करना कुछ नहीं है, उसमें मटेरियल डालिए, वैसे के वैसे खिलौने आते जाएंगे। हमने डाइस बना लिया। अब वो डाइस बना के हमने अपने एक्सपोर्टर को भेज दिया, कहाँ? बांग्लादेश में। वो वहाँ पे मटेरियल और लेबर लगा के उस डाइस के अनुसार हजारों छोटा भीम इंडिया में भेजे जा रहा है। तो क्या उस डाइस की कीमत लगी? लेकिन इंडिया में लगी, तो क्या हुआ? दैट विल बी एडेड टू एक्सेसिबल वैल्यू। एकदम क्लियर? ये तीनों एक जैसे पॉइंट है, ये याद हो जाए। रॉयल्टी थोड़ा अलग था, एक पॉइंट और ले लो, चलो 2 और ले लो। नंबर नेक्स्ट, एनी सब्सिक्वेंट फ्लो बैक ऑफ मनी, एनी सब्सिक्वेंट फ्लो बैक ऑफ मनी। अब आप ट्रांजेक्शन्स घुमा के करते हो। आप बोल रहे हो तुम मेरे को प्रोडक्ट दे दे 70 रुपए में, बिकने के बाद मैं तुमको 20% और भिजवा दूंगा। तो अभी तो मेरे को प्रोडक्ट 70 में मिल रहा है, बाद में कुछ और पैसे भिजवाएगा। तो फाइनली एक्सेसिबल वैल्यू शैल इंक्लूड दैट सब्सिक्वेंट फ्लो बैक ऑफ मनी। इस तरीके से आप 70 रुपए पे ड्यूटी थोड़ी लगा देंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एनी अदर ऑब्लिगेशन, any other obligation of exporter borne by importer। अब एसी चला लो, है ना, लग ही रहा है ये पूजा फालतू एसी के नीचे बैठे आते हैं लोग, कमजोर लोग। देखो भाई, मेरी क्लास में नहीं, हर ट्यूशन के लिए तुम्हें एकदम सिंपल फंडा बताता हूँ, सर्दी से बचो, क्योंकि कोरोना तो मारेगा, तब मारेगा हमें, सर्दी हो गई तो पब्लिक मार देगा। आई टेल यू, नहीं हो भरोसा तो एक काम करो, सर्दी लेके बाद बस में चढ़ जाओ। तुम्हें 3 स्टॉपेज के अंदर बस से नीचे नहीं उतार दिया ना, तो बोल देना तुमको 3 स्टॉपेज के अंदर बस से नीचे उतार देना, भाई इसको उतार दो। हाँ पक्का। इसलिए आप एसी के नीचे, किसी सेंटर के नीचे मत बैठो, और थोड़े बहुत हाइजेनिक चीजें खाना शुरू कर दो। अरे भाई कहाँ है स्विच? फूड इन स्टिक कर लो भाई, सर्दी से बचो एकदम। ठीक, ये हो गया। एनी अदर ऑब्लिगेशन ऑफ एक्सपोर्टर बॉन्ड बाय इंपोर्टर।
हमारे बंगाल में तो ऐसे भी बहुत लोगों के नाक होते भाई, बिना कोई बात कह दी कोई खांसी वासी करे तो उफ उफ शुरू हो जाता है। अब तो कोरोना है, अब तो उफ उफ नहीं करेगा होगा। एटा ते नबा तो नबा टेस्टिंग दे पटा। हाँ वो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। हो गया क्लियर, आगे बढ़े। ये 10-1 के धासु 9 एडजस्टमेंट है जो हमें करने रहते हैं। इसको पर घुमा फिरा के कोई भी स्टैंडर्ड का सम बन सकता है। इंट्रो में हम लोग ये मानेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको भी क्लियर, ओके। तुमने हमारा मैट पलटा दिया अभी तक? इंग्लिश कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? अरे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जानदार लगा? एक कमेंट नहीं दिया अभी तक। अरे इसमें भी है भाई, तू देख तो सही, कस्टम में भी इंग्लिश मारा हमने। क्या बोल रहा है? फर्स्ट में समझ में नहीं आया कस्टम केस को। क्या बोला? पहला में समझ में नहीं आया कस्टम केस को। पहला क्लास नहीं समझ में आया, पीछे बैठे थे। अच्छा, एनी हाउ बुक की तारीफ किया ना, बुक की तारीफ किया, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। बात ये मैं एडिट कर देगा। तू भी मेरा ही है भाई, ठीक है। तो फाइनली इस लड़के की बात पे अपने एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रयास कोचिंग सेंटर मैट आर आउटस्टैंडिंग। हाँ बोलो। P for packing, C for container, C for commission, M for material, A for artistic work, T for tools, molds, its dyes, R for royalty, O for any other obligation of the exporter borne by the importer, S for subsequent flowback of money. प्रयास कोचिंग सेंटर मैट आर आउटस्टैंडिंग। सिर्फ इस मैट, इस लाइन के लिए हम अच्छा मैट बनाया, नहीं तो टोंट पड़ जाता है ये चीज। प्रयास कोचिंग सेंटर मैट आर आउटस्टैंडिंग। जो हमारा मैट पड़ा है वो इस बात को मान लेगा। तो हमारे ये 9 पॉइंट हमें याद हो गया भाई कि दिस इज टू बी एडेड। अब यदि लॉजिकली याद करना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ भी हमने यहां से करके दिया है तो दैट शैल बी एडेड। और पैकिंग कंटेनर यदि ये सब कुछ भी अमाउंट आप सेपरेटली ले रहे हैं तो दैट शैल बी एडेड। सब्सिक्वेंट फ्लो बैक ऑफ मनी एग्जाम में पूछा ही नहीं आज तक। ये अदर ऑब्लिगेशन वाला पूछा हुआ है जो मैं तुम्हें रह के बताऊंगा, सब में डालते रहूंगा, बताते रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक फंडामेंटल काम आएगा भाई, जब भी आपको सब में दे दिया जाए ना ये अमाउंट ले रहा है, ये अमाउंट ले रहा है, तो एक फंडामेंटल ध्यान रखना, यहां तक का असेसेबल वैल्यू लिया जाता है। ऐसे समझ लो कस्टम ऑफिसर यहाँ पे आंख मीच के बैठा है और जैसे माल यहाँ पे आके टकराता है तो एक आवाज होती है टन, उठ जा, तो ये उठ जाता है और उसके बाद इसको जो नजर आता है उस पर ड्यूटी ला देता है। ये कॉन्सेप्ट है। देन अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार यूज करेंगे कि कस्टम ऑफिसर यहाँ पे आंख बंद करके बैठा है, जैसे माल यहाँ पे आएगा आवाज होगी टन, उठ जा, और ये उठ जाएगा। उठने के बाद इसको जो नजर आएगा उस पर ड्यूटी मार देगा। लेट्स सी आपने कितना इसको यूज कर पाते हैं। पैरा चेंज इलस्ट्रेशन, 2 लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के, 2-3 लाइन छोड़ के। अब तो कोई भी स्टैंडर्ड का सम दे सकता हूं मैं। X imported, X imported goods of assessable value 5 lakh. X imported goods of FOB 5 lakh. X imported goods of FOB 5 lakh. $5 lakh. ठीक है। He separately paid for. He separately paid for
ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। पैकिंग चार्जेज $10,000, कंटेनर चार्जेज या कंटेनर रेंट $2,000, बाइंग कमीशन $4,000। आपको जजमेंट लेना है क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना। कैनालाइजिंग कमीशन, कैनालाइजिंग कमीशन, कैनालाइजिंग कमीशन मतलब दो बायर एंड सेलर को मिलाने वाला कमीशन, बायर और सेलर को जो मिला दे उस एजेंट का कमीशन $3,000। रॉयल्टी फॉर ब्रांड $4,000। लोडिंग एट कस्टम पोर्ट, लोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट $1,000। लैंडिंग एट इंपोर्ट पोर्ट $500। आई होप आपने डिसीजन ले लिया, मुझे ये ऐड करना है, मुझे ऐड नहीं करना। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेट paid to vessel in charge, freight paid to vessel in charge $150,000। BCD 10% on 2/2/20, ये डेट है बिल ऑफ एंट्री का। 16/2/20, ये डेट है एंट्री इन वर्ड का। 12%। रेट ऑफ एक्सचेंज 60/65। IGST 18%। फाइंड GST, फाइंड कस्टम ड्यूटी एंड, और बढ़ाऊं कि इतने ही रहने दो? बच्चे कंफर्म हो जाए यहाँ तक इसी को करना है तो अगले को बढ़ाने दे जो बढ़ाना है। ITC अवेलेबल। यदि उनको लगता है कि यहाँ तक मेरे से हो जाएगा तो बोले नहीं, यहाँ तक होने दीजिए।
हो गया क्या? हो गया क्या सबका? लेट्स मैच योर आंसर. इस सम को तो नहीं, लेकिन अगले सम से मैं तुझे बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा. यू डिजर्व दैट. अरे डेट में तुझे कुछ चिंता होने नहीं दूंगा. तुझे चिंता तब होगी जब तू अपना दिमाग लगाएगा. मैं लगाने नहीं दूंगा. आई नो द वे. मुझे बहुत चिढ़ो उस मेथड ऑफ टीचिंग से, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल डू दैट. मैं बनाऊंगा ना, आप क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना. तो फाइनली देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? FOB. तो हमारे सम की स्टार्ट होगी FOB से, और हम लोग लिखेंगे $5 लाख. सर हर सम में ऐसे करेंगे? यस. आ जाओ. अब उसके बाद ये जितने भी एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(1) है ना, ये एक एक करके कर दो. आई होप आपने कर दिया होगा, फिर भी मैं एक एक करके बता दूं. अच्छा बताओ, पैकिंग चार्जेस ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा? सर वो तो ऐड हो रहा ही. 10,000 ऐड कर दो. कंटेनर का रेंट ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा? बता दो भाई. तो $2,000. बाइंग कमीशन, आपको अच्छे से याद है कि कमीशन बताते समय क्या बोला गया था कि सारे कमीशन ऐड होंगे, लेकिन बाइंग कमीशन ऐड नहीं हो रहा. याद आया क्या? चलो बहुत अच्छी बात, यहाँ तक आप सही हो. बाइंग कमीशन को छोड़ के कोई भी कमीशन हो, मतलब समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो अच्छी बात. बाइंग कमीशन को छोड़ के सारे कमीशन ऐड कर दो. तो फाइनली $3,000. वैसे कैनलाइजिंग कमीशन मतलब क्या होता है? नॉर्मल एजेंट का जो काम होता है, बायर और सेलर को मिलाने वाला. देखो भाई साहब, रिप्रेजेंट करना अलग होता है, मिलाना अलग होता है. कैनालाइजर मतलब ये होता है कि वो बोलता है भाई साहब आपको माल बेचना है, आपको खरीदना है, इसको इसका नंबर दे दिया, इसको इसका नंबर दे दिया, खत्म. और मैक्सिमम एक बार बैठ गया बीच में, आप लोग आपस में बात कर लो, कोई डिबेट हुआ तो हम संभाल लेगा. दैट इज द रोल ऑफ द एजेंट इन जनरल. वो हर जगह इम्पोर्ट, वैसे तो एजेंट दोनों को रिप्रेजेंट ही करेगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलते. रिप्रेजेंटेशन मतलब वो वहां पे डील कर देता है फॉरेन में जाके ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर. ये डील नहीं कर रहा है, खाली दोनों पार्टी को मिला रहा है. तो फाइनली कैनलाइजिंग कमीशन विल बी एडेड. रॉयल्टी फॉर ब्रांड का तुमने क्या सोचा फाइनली? रॉयल्टी फॉर ब्रांड, चलो भाई ये भी ऐड कर दो. $4,000. लोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट ऐड होगा क्या? अब देखो ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है.
लोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा, और लैंडिंग एट इंपोर्ट पोर्ट ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो भैया देखो अंतर समझो क्या हो रहा है, थोड़ी सी इमेजिनेशन बढ़ाओ। यह है कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, यह जापान, यह है जापान, यहां से माल लोड हो रहा है। इंपोर्टर का जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है ना, वो यहां पे हाथ नीचे बंद बैठा है। यहां से शिप आया और शिप आते इससे टकराया, आवाज हुई टन, और इसने हाथ खोल ली। अब यहां पे जो सामान है उसकी जितना कॉस्ट लगा है सब जोड़ देगा। तो बताओ ये खर्चा यहां पे हुआ कि यहां पे हुआ? ये वाला लोडिंग एट कस्टम पोर्ट यहां पे हुआ कि यहां पे हुआ? मतलब इसने हाथ खोलने के पहले पहले सब लग चुका था, तो वो अपना वैल्यूएशन में ऐड करेगा। हाउ मच? $1000। अब टन आवाज होने के बाद माल अनलोड होना शुरू हुआ, लेकिन आपको पता है अनलोडिंग का खर्चा तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वो हाथ खोल चुका है। नेल हाँ, लैंडिंग चार्जेस विल नॉट बी एडेड, ये तो मैंने अलग से नोट लिखाया था भाई, कैसी मिस्टेक। इन सबको ऐड करने के बाद क्या आया ये बताओ। तो लॉ बोलता है, इसको भी बोलिए आप एफओबी, इसको भी आप बोलिए एफओबी, परंतु इसको बोलिए एफओबी एज पर कस्टम लॉ। सुनो ना, सुनो ना, ये भी एफओबी है और ये भी एफओबी है, लेकिन ये क्या हुआ? ये हुआ एफओबी एज पर कस्टम लॉ। ठीक है, इसको ऐड करते 5, 10, 12, 15, 19, 20, 5,20,000। फ्रेट ना दीदी, अभी तो एफओबी हुआ ना, अभी तो 10-1 चल रहा था ना मैडम, अभी तो 10-2 बाकी है ना। अब फ्रेट और इंश्योरेंस तो 10-2 में आएगा। बताओ फ्रेट कितना दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है तो क्या करे, जितना दिया हुआ उतना ऐड कर दीजिए, $1,50,000। इंश्योरेंस दिया हुआ है क्या बच्चों? नहीं दिया हुआ रहने पे क्या करते हैं? 1.125% ऑफ 5,20,000। 5,20,000 का 1.125 5850, ये सब डॉलर है। हाँ, तो हमारा डॉलर में आ गया CIF, आप इसको असेसेबल वैल्यू बोल सकते हो। क्लियर है, एकदम क्लियर है, 675850। लेकिन ये असेसेबल वैल्यू किस में आई? डॉलर में। आपको क्या चाहिए? असेसेबल वैल्यू इन रुपीज। अब आपको वो पुराना वाला लॉ याद करना पड़ेगा, कई बार याद करना पड़ेगा कि इंपोर्ट के केस में कौन से दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना पड़ता है। तो लॉ आपको लिखाया हुआ है, बार बार पढ़िए, व्हेन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। ये लॉ है रेट ऑफ एक्सचेंज लिए। यदि आप भूल गए तो पीछे जाके बार बार पढ़िए, डोंट एक्सपेक्ट कि आपके कॉमन सेंस में आ जाएगा, ये कॉमन सेंस नहीं भाई, ये लॉ है, याद करना पड़ता है इसको। टैक्स इज नॉट लाइक कॉस्टिंग कि आप क्लास में बैठे और आपको समझ में आना शुरू हो गया, पहले आपको लॉ याद करके आना पड़ता है, फिर आपके शुरू होता वो। हाँ, तो ये लॉ था क्या? व्हेन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। अब बताओ पहला बिल ऑफ एंट्री आपने कब भरा? सर इसमें तो बिल ऑफ एंट्री एक ही भरा। हाँ, तो वही वाला रेट बताओ। 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए और आपका असेसेबल वैल्यू इन रुपीज आ गया 55। असेसेबल वैल्यू आ गया 40551000। 4,05,51,000। किसी के मन में डाउट नहीं? अभी बढ़ो, अब क्या लगाना है? BCD। अब फिर आपको लॉ पलटना पड़ेगा। सेक्शन 15 क्या पढ़ा था आपने कि रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन की ली जाती है? तो व्हेन द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड और एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर। ये पहले आप लॉ रिकॉल करिए। हाँ, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेवर। तो भैया इसमें तो एक ही बिल ऑफ एंट्री था, तो वही बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हुआ। बताओ कौन से दिन? 16 अप्रैल। और एंट्री इन वर्ड का डेट बताओ।
अरे भाई साहब ऐसा काम मत करो। हाँ, 2-2। तो बताओ 16 अप्रैल और 2 फरवरी में कौन सा लेटर आता है? 2-2 और 16-2 में लेट कौन आता है? सर एक मिनट जाइए, देखने दीजिए। 2 फरवरी और 16 फरवरी में लेट कौन सा आएगा? सर 14 फरवरी नहीं आएगा इसमें, ऑब्वियसली 16 फरवरी लेट आएगा। तो 16 फरवरी वाली आप रेट ऑफ ड्यूटी बताइए। 16 फरवरी के दिन की रेट ऑफ ड्यूटी बताइए। 12%। बीसीडी 12%। बताओ भाई। 4866-120। SWS लगा दिए कि भूल गए? 486612 4592। पता? चलो ठीक है। अब आपको एक लौती लाना है CVD 37, वो तो लाना भूलना ही मत। क्या रेट है? 18। 8262। ये आ जाइए आपकी लैंडेड वैल्यू। 54100 लो भैया। वन ऑफ द टफ सम होता है, जब इतना बड़ा सम देते हैं तो टफ सम माना जाता है भाई। प्लीज 8 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मत कर, अच्छा समय है ना? समझ में आ गया तो बढ़िया बस। हाँ वाह भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई थी, किसका आईटीसी मिलेगा? तो भैया सुनो ना, कस्टम ड्यूटी का आईटीसी नहीं मिलता। हाँ, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी कस्टम ड्यूटी है, लेकिन ये तो आईजीएसटी है, इसका आईटीसी मिल जाएगा। तो फाइनली आंसर था आईटीसी कितना मिलेगा? तो आंसर क्वेश्चन था आईटीसी कितना मिलेगा? तो आईटीसी मिलेगा अवेलेबल फॉर 8262672। इतने का आप आईटीसी ले लीजिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली आईजीएसटी है। हाँ चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। तो अच्छे समझ लेते हैं, ये तो बच्चे समझते। लेकिन मैंने क्या प्रॉमिस किया था? अगला सम मैं सबको समझा दूंगा, क्योंकि मैं आपको थोड़े से डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाऊंगा। राइट? कितने जन का राइट हो गया ये आंसर? राइट पार्टी ओनली 2। बात बात की लोगों ने क्या किया? लाउडर। 10-1 के पहले 10-2 कर दिया ऐसी। कैनालाइजिंग कमीशन क्या? क्यों? अरे क्या कॉन्सेप्ट लेके आ गया तुम? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव कमीशन और एक होता है मिलान का कमीशन। मिलान का कमीशन और रिप्रेजेंटेटिव कमीशन में तुझे अंतर नहीं है। वो मेरे बिहाफ में वहां पे सारी डील कर रहा है, और ये मेरे बिहाफ में कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो बस मिलाया है सप्लायर को बायर से, मिलाया है बस। सारे एजेंट यही काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कमीशन तो बहुत रेयर होता है, ये काम तो सारे बायर करते हैं, सारे एजेंट करते हैं। कोई भी एजेंट आएगा क्या बोलेगा, ये भाई साहब आप लोग को मिला दूं, तो क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बायर को, सेलर को? यहाँ तुम लोग एजेंट का हालत नहीं जानता। एजेंट आता ना, बोलता भैया जी वेंडर रेडी है, माल लेंगे, तो हम लोग से बोलते भाई तू चला जा लेके आना उसको, तेरे से बात नहीं करूंगा, तू दल्ला है, चले यहाँ से। जब पार्टी को लेके आएगा तब बात करना। हम लोग उनसे ऐसे बात करते हैं, एजेंट से बात ही नहीं करना चाहता कोई। बेचारा एजेंट का हालत ही होता है, मुंद्रा जी चलिए ना, आपके जाए बिना बात नहीं करेगा मेरे से। तब हम लोग वहां पे जाते हैं, तब वो बात करता है, नहीं तो उसको घुसने ना दे वो रूम में। हम लोग ना घुसने दे उसको रूम में, वो डेली आता रहेगा, भैया जी एटो है, चल जब लेके आएगा तब बात करना है यहाँ से, एटो है चल।
पॉकेट में चाय मिल जाती है, डेली आ जाए रहे तो, समझा? तो एजेंट तो मिलाने का काम ही करेगा, बट मिलाना अलग बात है और रिप्रेजेंट करना अलग बात है। रिप्रेजेंट ये हो जाती है एनआरआई है भैया, मेरे को बोला है, जो हम बोलेगा वही फाइनल है, देखा ये देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, हम जो बोले वो फाइनल है। होते नाउ बैठ अब बात करते हैं, कितना रेयर बात है। हाउ कैन यू कैनालाइज और रिप्रेजेंटेटिव कमीशन को आप एक जैसा कैसे थॉट प्रोसेस में ला रहे हो? क्लियर? दो पार्टी को आपस में मिला देना मामूली सी बात है, और एक पार्टी को रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है। ओके हमारा अगला सम इलस्ट्रेशन, जो सम हम लोग अभी कर रहे हैं, यानी लास्ट दो सम और ये सम, ऐसा एक सम एग्जाम में छपेगा, पतला वाला, भले वो कोई भी एग्जाम हो, छपेगा एक। इसलिए ये सारे सम्स बहुत वैल्यूएबल है, आप पूरी जान लगाओ कि आपसे बने। इलस्ट्रेशन नंबर जो भी हो, एट्स इंपोर्टेड गुड्स at FOB $4 lakh। ये क्या हुई? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये हमारे लिए काम क्या है? यस, इसी को बेस बना के आगे बढ़ेंगे। X separately paid for, X separately paid for, number 1, loading at custom port, $5,000। कहाँ पे वो लोड हो रहा है? एक्सपोर्ट, लोडिंग एट कस्टम पोर्ट इन एक्सपोर्ट कंट्री। ये बोलने की बात नहीं थी, तो बताओ लोडिंग कहाँ पे हो रहा है? एक्सपोर्ट कंट्री में। ये लोडिंग है कि अनलोडिंग है? लोडिंग है। इंडिया में आने के पहले का खर्चा है कि इंडिया में आने के बाद का खर्चा है? आँख खुलने के पहले का है कि आँख खुलने के बाद का है? आँख खुलने के पहले का खर्चा फाइनली असेसेबल वैल्यू में ऐड होगा। समझे? नंबर बी देख भाई, पूजा है, कुछ उलपटान कोई बोला ना यहाँ पे कमेंटबाजी, हाँ, तो एकदम नहीं चलेगा। यहाँ पे वही होता है जो पूजा बोलती है। तो फाइनली लोडिंग एट कस्टम पोर्ट $5,000 इन एक्सपोर्ट कंट्री। आगे बढ़े। डिसमेंटलिंग चार्जेज। सर ये क्या दे दिए सर, डर लग रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ। डिसमेंटलिंग चार्जेस क्या होता है? कई बार सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हम इंडिया वाले, वहाँ के लिए एकदम सेकेंड हैंड हो चुकी है, हमारे लिए तो एकदम नई मशीन है। तो हमने बोला सर हमें ये मशीन चाहिए। बोला ये तो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। हमने सर डिसमेंटल कर दो, मुझे दे दो। बोला डिसमेंटल का खर्चा कौन देगा? मैंने बोला मैं दे दूंगा सर, मुझे दे दो। तो वहाँ पे उस फॉरेन कंट्री में पहले उसको डिसमेंटल करके फिर पोर्ट पे चढ़ाया गया। तो बताओ, आँख खुलने के पहले का खर्चा है, प्री इम्पोर्टेशन एक्सपेंडिचर थी, पोस्ट इम्पोर्टेशन वैल्यूएशन में ऐड होगा कि नहीं होगा? तो मिल रहा है कि तुम सोच रहे हो, परंतु एकदम झूठ है ये, है ना? कोई भी एक बच्चा गलत सोच ही नहीं सकता, ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो बस जो लास्ट में एकदम पतला वाला सेंटेंस है ना, वो तुम्हारे मुंह से निकलवा देते हैं। बात ही तो सारी बात क्लियर है। डिसमेंटलिंग चार्जेस एट एक्सपोर्ट कंट्री। सी डॉलर लिख रहा हूं ना सर, इतनी भी क्या है बड़ी, ये देना है क्या तुम्हें? इंस्टॉलेशन चार्जेज इन कंट्री ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया $3,000। अब वहां से डिसमेंटल होगा तो यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल भी होना चाहिए। हाँ, तो वो बोला कि हम इंस्टॉल भी कर देगा, परेशान मत होइए। अच्छा बताओ, ये इंस्टॉल कहाँ पे होगा? इंडिया में कि फॉरेन में?
इंडिया में, तो इंपोर्ट होने के पहले इंस्टॉल हो जाएगा कि इंपोर्ट होने के बाद इंस्टॉल होगा? बाद इंस्टॉल होगा। तो बताओ प्री इंपोर्टेशन या पोस्ट इंपोर्टेशन? पोस्ट इंपोर्टेशन वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा? बड़े समझदार बच्चे हो यार, मतलब कितना दिमाग है, IQ तुम्हारा बहुत तेज है यार। You deserve this. You deserve this appreciation. Next. सब टफ चीजें बता रहा हूँ, मतलब ऐसा आज तक नहीं बताया, लेकिन तुम्हें सब पता था पहले से ही। डिमरेज, पेड टू, तुम्हें याद है मैंने डिमरेज पहले बोला था? डिमरेज मतलब क्या होता है? वेटिंग चार्जेज, ठीक है? मतलब आपने काम समय पे नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। डिमरेज पेड टू वेसल इंचार्ज। ध्यान देना, इस बार आपने डिमरेज किसको दिया? वेसल इंचार्ज। वेसल इंचार्ज तो डिमरेज देना पड़ा क्योंकि आपका सामान देरी से चढ़ा, आपका सामान देरी तक पड़ा रहा, तो वेसल इंचार्ज को बेचारे को बेवजह वेट करना पड़ा। हाँ, आपने सामान उतारा नहीं या चढ़ाया नहीं, वॉटेवर, तो ये खर्चा बेवजह लग गया 1000 रुपया, वेसल इंचार्ज ने तुमसे ले लिया। तुमने सामान चढ़ाया नहीं या तुम सामान लेट से उतार रहे हो, दोनों ही केस में वेसल इंचार्ज को वेट करना पड़ रहा है और वेसल इंचार्ज तुमसे पैसे ले रहा है। तो बताओ ये वैल्यूएशन में ऐड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि ये वाला खर्चा ऐड नहीं होगा, यहां तक जितने खर्चे सब ऐड होंगे। हाँ, तो बताओ ये खर्चा डिमरेज जो आपसे लिया गया क्योंकि आपका सामान यहीं पे पड़ा है और समय से ज्यादा पड़ा हुआ है, या फिर आपका सामान यहां चढ़ाने में लेट हुआ, दोनों ही केस में ये उतारने के पोस्ट अनलोडिंग खर्चा नहीं है। ये ना तो अनलोडिंग का खर्चा है, ना ये पोस्ट अनलोडिंग खर्चा है। प्री इंपोर्टेशन खर्चा ऐड होता है और पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चा ऐड नहीं होता, और अनलोडिंग पोस्ट इंपोर्टेशन में आता है। यानी अनलोडिंग के पहले के सारे खर्चे ऐड होते हैं। अरे प्री पोस्ट में बचा ही क्या? ये प्री इंपोर्टेशन, ये पोस्ट इंपोर्टेशन, बीच में क्या बचा? अनलोडिंग। तो ये ऐड होता है, ये ऐड नहीं होता, ये ऐड नहीं होता। अब आपको देखना है कि डिमरेज किस लिए लगा। डिमरेज इसलिए लगा क्योंकि मेरा जहाज यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़ा रहा विथ योर सामान, तुमने को रिलीज नहीं किया, या यहाँ पे तुम सामान देरी से चढ़ाया, इसलिए मेरा जहाज यहाँ पे खड़ा रहा। दोनों ही केस में ये अभी अनलोडिंग हुआ ही नहीं, उसके पहले का खर्चा है। तो फाइनली ये भी एवैल्यूएशन में ऐड होगा। पक्का याद रहेगा? डिमरेज पेड टू वेसल इन चार्ज, चेंज करूंगा। डिमरेज पेड टू कस्टम पोर्ट। डिमरेज पेड टू कस्टम पोर्ट $500। ये किस लिए देना पड़ा? किसको देना पड़ा? कस्टम पोर्ट को। क्यों? क्योंकि आपका सामान यहां पे बहुत देर तक पड़ा रहा। हमने आपको बोला था 2 दिन के अंदर सामान यहाँ से हटा देना, आपने यहाँ पे सामान 2 दिन से ज़्यादा तक रख लिया वार्फ पे। तो बताइए ये वैल्यूएशन में ऐड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो दोनों डिमरेज है, लेकिन वेसल ओनर को जो डिमरेज दिया वो वैल्यूएशन में ऐड होगा और वो वाला ऐड नहीं होगा। पोर्ट को जो दिया वो ऐड नहीं होगा। It's a second. आप थोड़ा बन तो यार, खाली बच्चों लोग को समझाने का तरीका है। लॉजिक वही है, प्री और पोस्ट, ठीक है ना? आँख खुलने के पहले खर्चा है जितना सारा प्री है, उसके बाद पोस्ट है ना? अब आप बताओ क्या डाउट क्या था? नहीं, कौन से खर्चे की बात कर रहे हो? ये वाला कि ये वाला? डिमरेज। हाँ, डिमरेज इज, आप दूसरी भाषा में समझो भाई साहब, कई तरीके से होता है। मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। डिमरेज इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ रेट। बात समझ में आ रही है? और समझाऊं? देख लो क्योंकि नहीं है। डिमरेज इज, आ जाओ, डिमरेज इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ रेट।
क्योंकि जो में से वेसल इंचार्ज ले रहा है वो सब डिमरेज ही तो, वो सभी फ्रेट ही तो हुआ। अब यदि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहीं पे और मेरी यदि गाड़ी में तो 10 मिनट वेट करानी पड़ गई, मेरी वाइफ नीचे लेट से उतरी, मेरा वेटिंग चार्जेस लग गया, तो मैं बोलूँगा ना मेरा भाड़ा इतना लग गया यार आने का। तो जो मैं कार ड्राइवर को दूँ ना वो सब डिमरेज। तुझे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एफ, लाइटरेज पेड। सर नया नया वर्ड बता रहे आप, अरे सारे तो तुम आंसर दे रहा है ना यार। लाइटरेज पेड $700, लाइटरेज पेड 700। एनीवन लाइटरेज क्या होता है? लाइटरेज सर लाइटर का खर्चा नहीं, लाइटरेज क्या हुआ कि आपका ये है कस्टम पोर्ट और जो हमारा सिप है उसका डेप्थ ज़्यादा है और आपके पोर्ट का इतना डेप्थ नहीं है। हो सकता है, हो ही सकता है। बाहुबली देखा था, सीन देखा था। क्यों जहाज और उसने नाव तो क्यों नहीं लाया? नहीं आएगा, जमीन में पानी नहीं इतना, कहाँ से आएगा? अब इसका डेप्थ इतना है कि यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में भी फाइनली क्या करना पड़ा, यहाँ से सामान एक छोटी बोट में उतार के यहाँ तक लाना पड़ा, लाइट बोट में उतार के लाना पड़ा। हाँ, तो इस बोट का जो भाड़ा लगा ना, इसको बोलेंगे लाइटरेज। ये वैल्यूएशन में ऐड होगा कि नहीं होगा? एंड आंसर इज, ये अनलोडिंग का खर्चा नहीं है। ये जहाज हो सकता है अभी तक यहाँ से 6 नॉटिकल माइल दूर खड़ा हो, तो भैया अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ लाने के लिए लाइटरेज बोट लगेगा। तो ये बोट भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ फ्रेट है। गली में गाड़ी नहीं जाएगी तो रिक्शा में उतार के ले जाना पड़ेगा, तो रिक्शा प्लस टैक्सी का भाड़ा मिला के फ्रेट बोला जाएगा। एंड फाइनली दिस सेल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन असेसेबल वैल्यू। फाइनली 700 भी ऐड होगा। सारे नई चीज़ें डाला, एक भी रिपीट नहीं किया भाई। एक रिपीट करता हूँ, तुम्हारा कैनालाइजिंग कमीशन, कैनालाइजिंग कमीशन paid to agent, paid to agent $1,000। अच्छा ही बनाता हूँ, जब दिया हूँ तो अच्छा ही बनाता हूँ। ₹90,000, चेंज हो गया, फ्लेवर चेंज हो गया। ₹90,000, अचानक डॉलर की जगह रुपीज आ गया। BCD 10%, IGST 18%। BCD 10% when bill of entry is filed, 12% when entry inward is filed। इसी तारीख है 7 जुलाई, इसी तारीख है 27 जुलाई। हाँ चेंज करता है, इसी तारीख है 27 जुलाई, इसी तारीख है 7 जुलाई। 10% 27 जुलाई when bill of entry is filed, 7 जुलाई when entry inward is filed। 12 रेट ऑफ एक्सचेंज इस दिन का है 68, इस दिन का है 70। तो आपको पता है रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन का लेते हैं? थ्योरी रिवाइंड करो, थ्योरी रिवाइंड करो। रेट ऑफ एक्सचेंज शैल बी कंसिडर्ड व्हेन द फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। उसका एंट्री इनवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दोस्तों नाम देखो, रेट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज ई मतलब एंट्री इनवर्ड और एच मतलब एक्सक्लूडिंग, मतलब एंट्री इनवर्ड छोड़ के उसका एंट्री इनवर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है यार। तो फाइनली रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन का लेते हैं? जिस दिन आपने अपना बिल ऑफ एंट्री भरा। अच्छा 2 बिल ऑफ एंट्री भरा तो पहला बिल ऑफ एंट्री 68। अब बताओ रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन का लेते हैं? डी से ड्यूटी, ड्यू से देर में, विचएवर इज लेटर, जो भी बाद में हो। डी से ड्यूटी, डे से देर में, जो बाद में हो। तो बताओ बाद में कौन सा आया? 27 जुलाई की 7 जुलाई? 27 जुलाई। 27 जुलाई के दिन क्या रेट है? 10%। तो फाइनली ये हमारे काम का है।
हाँ, अभी हम साथ साथ करते हैं। आई होप आप लोग सब क्लियर है, फिर भी एक बात कर लेते हैं। इस समय आपने बहुत कुछ सीखा, एक बार वापस से रिमाइंड करो, दिमाग में सेट करो। ये लाइटरेज ऐड होगा, डिमरेजेस यदि वेसल इंचार्ज चार्ज कर रहा है तो दैट इज एज गुड एज फ्रेट, उसको फ्रेट ही मानो, लाइटरेज को भी फ्रेट ही मानो। लेकिन यदि डिमरेज कस्टम पोर्ट ले रहा है, मतलब माल अनलोड हो चुका है, उसके बाद का खर्चा है, ऐड नहीं होगा। डिसमेंटलिंग यानी डी इंस्टॉलेशन हो रहा है एक्सपोर्ट कंट्री में, ऐड होगा। इंस्टॉलेशन इंडिया में इंस्टॉलेशन हो रहा है, पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चा है, ऐड नहीं होगा। बात क्लियर? और इसमें कुछ हमने कहा सीखा नहीं। आओ सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? एफओबी कितना? $4 लाख। अब बताओ क्या करें? एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(1) है ना, लगाए। लोडिंग एट कस्टम पोर्ट, लोडिंग एट कस्टम पोर्ट $5,000 ऐड कर दो। डिसमेंटलिंग चार्जेस, ये भी प्री इंपोर्टेशन खर्चा है, $4,000, ये भी प्री इंपोर्टेशन खर्चा है। इंस्टॉलेशन चार्जेज, ये तो पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चा है। बच्चों नहीं ऐड हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो नंबर, ध्यान रखना। जीरो इज ऑल्सो नंबर मतलब जीरो पे भी नंबर मिलते हैं, हिंदी समझ है ना? जीरो इज ऑल्सो नंबर। डिमरेज 10(1) में लिखूं या 10(2) में लिखूं, उससे पूछ रहा हूं। डिमरेज 10(1) में लिखूं या 10(2) में लिखूं? अरे मैडम अभी तो बताया, क्या बताया? डिमरेज इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ फ्रेट। अरे कोई सेंटेंस बेवजह नहीं है मैडम। तो डिमरेज इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ फ्रेट, तो वो 10(2) में जाएगा। बहुत अंतर हो जाएगा, इस छोटी सी बात से बहुत अंतर हो जाएगा। इंश्योरेंस गलत हो जाएगा, 10(1) में डाल दिया तो जोड़ के फिर इंश्योरेंस लग जाएगा, तो किसमें जाएगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिमरेज बाद में करेंगे। डिमरेज एट कस्टम पोर्ट तो आएगा ही नहीं। लाइटरेज 10(1) में थी 10(2) में? 10(2) में पार्ट एंड पार्शल ऑफ फ्रेट। हाँ, कैनालाइजिंग कमीशन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैनालाइजिंग कमीशन रुपीज में है। तो जैसे ही आपको कुछ रुपीज वाला ऐड करना हो ना, तो पहले सारे डेटा तो रुपीज में ले आओ। सर ऐसे बीच में? हाँ बीच में। एक्सचेंज रेट बताओ। आपको मैंने बता दिया तो कौन सा वाला लगेगा? बिल ऑफ एंट्री वाला। तो बिल ऑफ एंट्री के दिन एक्सचेंज रेट कितना है? 68। 4,09,000 इंटू 68, 2781। ये हो गया हमारा पता नहीं क्या, ये तो बीच में आ गया। अब अपने कैनालाइजिंग कमीशन ले या छोड़े? खाली बाइंग कमीशन छोड़ते और कुछ नहीं छोड़ते। तो कैनालाइजिंग कमीशन जोड़ दो, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, 90,000 जोड़ दो। 2790। तुम झूठ बोल रहा है। 27892000, यही है क्या? चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या आया? ये हुआ एफओबी एज पर कस्टम लॉ। मजा आ रहा है क्या बच्चों? नहीं? क्या तुझे अभी मैंने बताया? नहीं तो तुम लोग यहाँ पे सब अटक जाता। इसके अलावा कुछ भी करेगा, वो लोग वैसे नहीं करते। तुम क्या किया है? तुम कमीशन को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, ऐसे वो लोग कभी नहीं किया। किसी भी इंस्टीट्यूट ने उस मेथड से आज तक किया नहीं। डेटा सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, बट दे नेवर डिड। आप भी ऐसा मत करिए, ठीक है ना? कई बार होता सेम है, लेकिन नहीं यार, जैसे वो लोग कर रहे वैसे ही कर देते। अपने क्या है? एडजस्टमेंट अंडर 10(2),
फ्रेट दिया हुआ है क्या? कितना? नहीं दिया हुआ, सब में लिखो यार फ्रेट। नहीं नहीं डीमरेज अलग हो गया, फ्रेट अलग से लिखो, सब में लिखो फ्रेट। दादा सब में जाके फ्रेट लिखो, नहीं तो डीमरेज लाइटरेज सब उड़ जाएगा। फ्रेट $40,000, $40,000। अब ये डॉलर में आ गया तो ठीक है, अब हर जगह एक्सचेंज रेट अप्लाई करेंगे। डिमरेज ये भी डॉलर में था, डिमरेज टू वेसल इंचार्ज 8,000 इंटू 68। डिमरेज टू कस्टम पोर्ट, दो बच्चों लिख देना, गड़बड़ मत करना। जीरो इज ऑल्सो नंबर, nil। लाइटरेज $700 इंटू 68। इंश्योरेंस तो बाद में कर दूंगा, 40,000 इंटू 68, 27, 20, 1, 2, 3, 68,000, 47,600। और इंश्योरेंस भूल न जाना, बच्चों की मेन प्रॉब्लम होती है, इतना करते करते इंश्योरेंस स्किप हो जाता दिमाग से। 2790200 इंटू 1.125%, 313,898 असेसेबल वैल्यू। ये असेसेबल वैल्यू किस में आया? रुपीज में आया डायरेक्ट। 3105 असेसेबल वैल्यू 31051,498। BCD तो लगा नहीं है, कौन से दिन वाला? When the bill of entry is filed or entry inward is filed, whichever is later। तो भैया बिल ऑफ एंट्री की रेट है, यही लेटर हुआ था 10%। 3105145 नहीं और सोशल वेलफेयर सरचार्ज भूलना ही मत, 310515। इतनी बार कर चुके हैं कि मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं उठता। थ्री डबल 446 IGST 18% है क्या? बस खत्म कर। आपको ध्यान रखना है इस IGST का ITC मिल जाएगा। जिस लेवल के सम्स अपने क्लास में हो रहे हैं उस लेवल के सम्स एग्जाम्स में बहुत रेयर पूछते। वी आर बियॉन्ड देयर स्टैंडर्ड। ये मेरा दूसरा है, अभी तो हम लोग इस पर बहुत ऊपर जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में तो इसको MCQ बना के भी पूछ सकता है ना, whether लाइटरेज शैल बी इंक्लूडेड और नॉट। इसमें से असेसेबल वैल्यू में क्या नहीं आएगा? 4 आइटम, कैनालाइजिंग कमीशन, डिमरेज बाई वेसल, लाइटरेज एंड डिमरेज बाई पोर्ट। हम लोग बोलेंगे डिमरेज बाई पोर्ट नहीं आएगा। तो MCQ भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। इट्स मोर हो जाए। कितना बजे? 8 बजे। दौड़ो भाई दौड़ो, देख लो आज ओवर। फिर कब मिलेंगे?
ट्यूसडे 5 बजे है भाई, कोई कंफ्यूजन मत रखना। हाँ आज मेरा कंफ्यूजन था। हाँ